नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इजी फाइनेंस में। मेरा नाम नरेंद्र है और मैं एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में काम करता हूँ एज एन ऑपरेशन मैनेजर और साथ के साथ एक फाइनेंशियल एडवाइज़र भी हूँ। इस चैनल पर मैं आपको काफ़ी सारी छोटी छोटी टिप्स फाइनेंस से रिलेटेड दूंगा, जिससे आप अपना पैसा कैसे सेव कर सकते हैं, कैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, कहाँ आपको बेहतर रिटर्न मिल सकता है, ये सारी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलेगी। आज के टाइम में देखा होगा आपने, पैसा तो हर कोई कमा लेता है, ठीक है, बट उसको कैसा इन्वेस्ट किया जाए, कहाँ सेव किया जाए। हमारे पास सेविंग अकाउंट का एक ऑप्शन होता है, बट उसके अलावा भी क्या कोई और ऑप्शंस हैं जहां हम अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, जहां से हमको बेहतर रिटर्न मिल सकता है। एक स्टडी के अकॉर्डिंग कहा जाता है कि 10% ही लोग ऐसे हैं जिनको फाइनेंस की नॉलेज है। अभी भी 90% लोग ऐसे हैं जिनको फाइनेंस का इतना अच्छा ज्ञान नहीं है, उनको नहीं पता है कि उनको अपने पैसे कैसे इन्वेस्ट करने हैं और उसको कैसे सेव करना है अपना फ्यूचर के लिए। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप जैसी ही आपकी सैलरी वगैरह आती है तो आपको उसे कैसे डिवाइड करना, कैसे उसको आपके टुकड़ों में बांटें और उसको कहाँ पे कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, कितना सेव करना चाहिए, कितना अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए आपको उसको खर्च करना चाहिए। तो इस वीडियो में यही जानकारी दूंगा मैं आपको। चलो देखते हैं आगे वीडियो। इसमें सबसे पहले आता है हमारा पर्सनल बजट रूल। तो इसे समझते हैं पहले, ये होता क्या है पर्सनल बजट रूल। बेसिकली क्या होता है कि हम जब अपना बजट डिसाइड करते हैं तो उसमें हमें एक रेशियो लेके चलना होता है कि कितना हमें अपनी डेली एक्सपेंसेस पे खर्च करना है, कितनी हमें अपनी ज़रूरतों पे खर्च करना है, जो हमारी एक्स्ट्रा ज़रूरतें होती हैं। फिर लास्ट में आता है हमारा सेविंग, कितना हमने उसको सेविंग के लिए बचाना है। तो इसका एक सबसे बड़ा रूल है, यूज़ 50-20-30 प्लान, जो जैसे कि आपको स्लाइड में दिख रहा है 50-20-30 प्लान। 50 जो होता है बेसिकली वो आप अपनी नीड्स के लिए इस्तेमाल करेंगे, जैसे जिसमें कि आप अगर कहीं रेंट पे रहते हैं तो उसका रेंट का खर्चा हो गया, आप बाइक कन्वेंस वगैरह आपका हो जाता है, पेट्रोल वगैरह हो गया, और डेली की आपकी घर की ग्रॉसरी वगैरह होगी। ये सारा आपका जो आपकी सैलरी, एज्यूम कर लेते हैं अगर किसी 20,000 भी सैलरी है तो उसमें से 10,000 रुपये तो उसका डेली का एक्सपेंस, जो मंथली एक्सपेंस है, उसमें निकल जाता है। उसके बाद आता है हमारा 20% वांट्स। वांट्स बेसिकली ये वो चीज़ है जो आप अलग से, लेट से महीने में आपने कहीं शॉपिंग कर ली, कहीं बाहर खाने चले गए या कहीं घूमने चले गए, तो उसको हम 20% तक लेके चलें, ताकि हम, वैसे ये 30% भी कहीं मेंशन होता है, कहीं जगह 30% भी है, पर हम इसको 20% इसलिए लेके चल रहे हैं कि 30% हमारा जो है हम उसको सेव कर सकें। 30% आता है लास्ट में हमारा सेविंग्स, ठीक है। तो अब अगर हम 20,000 वाला एक एग्जांपल लेके चले तो 10,000 हमने अपनी जरूरतों पे खर्च करा, बेसिकली 10,000 हमारी नीड्स पे खर्च हो गया। उसमें से बचा हमारा 10,000, उसमें से भी हम अगर देखें 20%, तो जो कि हो जाता है आपका 4,000 के आसपास, ठीक है। तो 4,000 हम खर्च करेंगे अपनी बॉन्ड्स पे। 4,000 लेट्स हमने उसमें से कुछ बाहर कहीं होटल में खाना खा लिया, बाहर घूमने चले गए, उन चीज़ों पे खर्च कर लिया, शॉपिंग कर ली थोड़ा बहुत, तो ये उसमें कवर हो जाए तो बेटर है। क्योंकि सेविंग आज के टाइम में, जैसे अब आगे में भी रिसेशन वगैरह की काफ़ी खबरें आ रही हैं, तो सेविंग को जितना मैक्सिमम हो सकता है उतना रखें ताकि आपको उसका फ़ायदा हो। 30% हमने सेविंग मेंशन किया है यहाँ पे। तो 30% सेविंग का इसमें यह है कि सेविंग्स में आप, आगे हम डिस्कस करेंगे कि 30% जो सेविंग है, जो आपके 6,000 रुपये बचे हैं 20,000 में से, तो उस 6,000 को कैसे हम कहाँ कैसे इन्वेस्ट करें, कहाँ सेव करें, ताकि उसका एक बेहतर रिजल्ट हमें अपने आने वाले फ्यूचर के लिए मिले, ठीक है। इन्हीं चीज में से एक होता है आपका इमरजेंसी फंड, भी आपको लेके चलना चाहिए। 30, ये सारी तो हमने डिस्कस करा। थोड़ा बहुत हो सकता है आप जो 10,000 खर्च हुआ उसमें पूरा 10 ना 9,000 खर्च हो, 1,000 रुपये उसमें से बच गया। वैसे सेम आपका वांट्स में, अगर वांट्स में 4,000 की जगह आपने हर महीने, जरूरी नहीं है आपको 4,000 खर्च कर, जो 20% वो पूरा कंज्यूम करना है, उसमें से कुछ खर्च करा, कुछ सेव करा, तो वो आपका जो तीनों में से आपका वांट्स, जो आपकी नीड्स हैं, जो आपकी वांट्स हैं, इनमें से आपने अगर
थोड़ा थोड़ा भी बचाते हैं तो आपके पास थोड़ा फंड इकट्ठा वो हो जाएगा, जो कंटीजेंट फंड कहलाता है, जिसको हम बेसिकली कहते हैं। वो ऐसा है कि कभी आपको कोई जरूरत पड़ेगी मेडिकल की, या अगर आपका मेडिकल की कहीं आपको जरूरत पड़े तो वो आप वहां से उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। पर 30% सेविंग को ना छेड़ें, उसको आगे लेके चलें। अब उसको हम अगली स्लाइड में समझेंगे कि उसको आगे कैसे हमने डिवाइड करना है, कैसे उसको एलोकेट करना है। तो हमारा क्वेश्चन ही यही है पहला, हाउ टू एलोकेट योर सेविंग्स। इसका मतलब ये कि आप अपनी सेविंग्स को कैसे विभाजित करें, कैसे उसको डिवाइड करें, कितने टुकड़ों में बांटें उसको, कितना पैसा कहाँ, जो 6,000 जो आपका 30% है, जो मैंने एग्जांपल लेके चला था 20,000 का, तो उसमें 6,000 रुपये बचे थे। आप 6,000 के 6,000 आप अगर आप बैंक अकाउंट में रखते हैं, सेविंग अकाउंट में, तो आई डोंट थिंक कि उसमें आपको कुछ बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट मिलने वाला है, या उसका बहुत सेविंग अकाउंट में रहना एक सेफ है, बट आपको उसको मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, मैक्सिमाइज करने का मतलब है कि उससे कैसा आप इंटरेस्ट कमाएं, आप उसको कैसे ग्रो करें। जैसे एक पौधा होता है, आप जब उसको आप पानी देंगे तभी वो ग्रो करेगा, वैसे ही आपका पैसा भी है। जब आप उसको कहीं सेविंग अकाउंट से निकालेंगे, कहीं लगाएंगे, तब आपको वो ग्रोथ देगा। पहला आता है हमारा रिकरिंग डिपॉजिट, NSC। तो रिकरिंग डिपॉजिट को आप RD के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, NSC आप अपने किसी भी पोस्ट ऑफिस या गवर्नमेंट बैंक के साथ कर सकते हैं। ऐसी एक सब जानते होंगे फिक्स डिपॉजिट, FD, वो भी हम इसमें लेके चलेंगे आगे। उसमें भी क्या फायदे क्या नुकसान है वो समझेंगे। पहले हम पहले पॉइंट को कवर करते हैं, RD, रिकरिंग डिपॉजिट। ठीक है, तो रिकरिंग डिपॉजिट्स में इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, पहले वो समझते हैं। मैक्सिमम और मिनिमम अमाउंट इसमें, मैक्सिमम इसमें कोई लिमिट नहीं रहती, मिनिमम आप 100 रुपये से लेके चल सकते हैं। ठीक है, इसमें आप जब ये मंथली चलता है आपका, अगर आपको 100 रुपये लेके एक मिनिमम अमाउंट 500 एक लेके चलते हैं, तो 500 रुपये अगर आप RD कराते हैं तो इसका मतलब रिकरिंग है, ये हर महीने आपको जमा करना है। ठीक है, ये आप अपने बैंक या पोस्ट ऑफिस के साथ कहीं भी खुलवा सकते हैं। ठीक है, तो हर महीने आपको 500 रुपये, एक एग्जाम्पल लिया मैंने, 500 रुपये आप लेके चलते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका टाइम ड्यूरेशन रहता है कि आपको इसको कितने टाइम तक ये करना है, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, मैक्सिमम आप 10 साल की ले सकते हैं, मिनिमम आपका 6 महीने का रहता है। ठीक है, फायदा ये रहता है कि आप धीरे धीरे सेविंग कर रहे हैं, और जो आपका सेविंग बैंक अकाउंट में इंटरेस्ट मिलता है उससे बेहतर इंटरेस्ट इसके अंदर मिल जाता है आपको। ठीक है, इसमें दूसरा ये रहता है कि अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो उसमें आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा ब्याज मिल जाता है, 0.50% का एक एक्स्ट्रा मिलता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल सिटीजन। ठीक है, RD का जो अमाउंट होता है ये आपका एक रहता है, जो इसमें आप इंटरेस्ट अर्न करते हैं ये टैक्स फ्री नहीं रहता। ठीक है, इसमें टैक्स लगता है, अगर आप इनकम टैक्स पेयर हैं तो आपको उस पर भी टैक्स पे करना पड़ेगा। दूसरा इसका एक लिमिटेशन ये रहती है कि अगर आपने हर महीने जमा करा और बीच में ना जमा कर पाए तो उसमें आपको या एक पेनल्टी भी भरनी पड़ती है। अगर आप 1 महीने स्किप कर दिया या 2 महीने स्किप कर दिया, क्योंकि ये रिकरिंग डिपॉजिट आपको हर महीने जमा करना ही करना है। ठीक है, और उस टेन्योर तक जो आपने डिसाइड करा है, वो 3 साल भी जो भी आप लेके चलते हैं, 3 साल, 5 साल, 10 साल। ठीक है, तो अगर आप उसको विड्रॉल करना चाहते हैं तो उसमें भी आपको फाइन लगेगा। तो बेसिकली ये है कि आप कुछ, आपका फायदा यही है कि आप अपने सेविंग्स में से आपने जैसे 6,000 का हम एग्जाम्पल लेके चल रहे थे पीछे, तो 6,000 में से आपने 500 रुपये की आपने या 1,000 रुपये की आपने एक RD अमाउंट कर दी, जो हर महीने आपके अकाउंट से कट सकती है या आप बैंक में जाके जमा कर सकते हैं। ठीक है, तो फायदा ये रहता है कि आप एक आप सेविंग अकाउंट से बेटर इंटरेस्ट आपको यहाँ पे मिलता रहेगा, और आप उस पैसों को यहाँ पे लेके चलिए जिसका आपको इमीडिएट फ्यूचर में कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब आपको जल्दी फ्यूचर में उसकी कोई नीड नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, तो उसको आप RD की तरह आप उसको यूज करते चलिए। दूसरा ये हम RD के बाद एक FD का भी हम एग्जांपल लेके चल रहे थे। FD का भी जो मैक्सिमम रहता है उसकी लिमिट रहती है 1.5 लाख की। ठीक है, बात की उसके ऊपर भी आप कर सकते हैं, पर फिर उस पर आपको टैक्स वगैरह पे करना पड़ता है, वो टैक्सेबल RD हो जाती है, आप FD हो जाती है, सॉरी, FD।
इसमें भी सेम आपका वही रहता है कि अगर आप सीनियर सिटीजन हैं आपको 0.50% एक्स्ट्रा आपको मिलेगा। ठीक है, मिनिमम आप 20-25 हज़ार से भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि कौन सा बैंक है, प्राइवेट बैंक है, सरकारी बैंक है, तो उनके अपने अपने रूल्स और रेगुलेशन है, क्या मिनिमम अमाउंट रहेगा। 25 हज़ार भी हो सकता है, 20 हज़ार। ठीक है, 1.5 लाख तक टैक्सेबल नहीं होता। उसके बाद क्या, अगर आप एफडी करते हैं 2-3 लाख की, तो उसमें टैक्स लगेगा। ये बेसिक कंपैरिजन हो गया। अब एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलते हैं कि अगर एक एफडी आप 50,000 रुपये की एक एफडी करते हैं 3 साल के लिए। ठीक है, तो नॉर्मली इसके अंदर आपको ब्याज 5 से 6.5% के अराउंड ब्याज मिलता है। तो अगर हम इसको लेके चलें कि इसमें आपको 3 साल की एक एफडी करनी है, 50,000 रुपये आपने कहा 3 साल के लिए मुझे इसकी एफडी कर दो, उसमें लेट से आपको 5.5% ऑन एन एवरेज ब्याज मिल जाता है। 3 साल बाद वो 50,000 का आपको 58,900 कुछ समथिंग मिलेगा। ठीक है, वही अमाउंट आप 50,000 का आप 3 साल की जगह 5 साल करते हैं, तो उसमें आपका जो इंटरेस्ट होता है, जो ब्याज होता है, वो भी बढ़ जाता है। वो 5 से 5.75 हो जाता है। किसी में ज़्यादा भी हो सकता है, किसी में थोड़ा कम भी हो सकता है। बट एस कंपेयर करें 3 साल का, तो 3 साल से बेहतर इंटरेस्ट आपको 5 साल वाले में मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर टेन्योर आपकी उसकी अवधि बढ़ गई है। तो वही 50,000 आपका, जहाँ पे 58,000 होता है, यहाँ पे 50,000 का आपका 66,000 होता है। इतना इंक्रीज क्यों हुआ? 2 साल का स्पैन था, थोड़ा सा ही तो ब्याज बढ़ा, पर ये 66,000 ऐसे कैसे हो गया? तो बेसिकली क्या हुआ है कि जो इसमें ब्याज मिलता है वो कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है, सिंपल इंटरेस्ट नहीं। ये ब्याज के ऊपर ब्याज मिलता रहेगा आपको हर साल। पहले साल 50 था, 50 का अगर आपका 55-52 हो गया, 52 लेके चले 52 हो गया, तो अगले साल आपको 52,000 पे ब्याज मिलेगा। अगले साल आपको 54 हो गया, तो 54,000 पे ब्याज मिलेगा। तो इंग्लिश में इसको बेसिकली कंपाउंड इंटरेस्ट बोला जाता है, जिसकी आपको जो आपका प्रिंसिपल है प्लस इंटरेस्ट उसके ऊपर ब्याज मिलेगा। फिर अगले बार प्रिंसिपल, जो आपका प्रिंसिपल इंटरेस्ट बना है प्लस उसकी इंटरेस्ट के ऊपर ब्याज मिलेगा। ठीक है, तो एफडी भी एक अच्छा ऑप्शन है, पर एफडी का भी थोड़ा लिमिटेशन ये है कि आपको पास कुछ फंड पड़ा हुआ है जिसको आपको समझ नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना है, तो आप कुछ टाइम के बाद अपनी नीड के साथ, जरूरतों के हिसाब से, अगर आपको 2 साल बाद या 3 साल बाद शादी है घर में, या कहीं आपको कोई पर्सनल फाइनेंस के लिए चाहिए, एजुकेशन के लिए चाहिए, गाड़ी वाड़ी लेनी है, तो उसके लिए भी आप अपना ये प्लान कर सकते हैं कि 4 साल की एफडी करा दी, 5 साल की एफडी करा दी, और 50,000 रुपये या 1 लाख रुपये, थोड़ा सा एक ठीक ठाक सा अमाउंट आप ले सकते हैं। लिमिटेशन की बात कर रहे थे, लिमिटेशन ये रहेगा कि एक तो आपको पास फंड रेडी होना चाहिए। हो सकता है सबके पास रेडी ना हो, तो 6,000 की तो आप एफडी कराने जाएंगे नहीं। जो हमारा सेविंग में 6,000 बचा, तो वो 6,000 की जगह अगर आपके पास पहले से कुछ फंड रेडी है, तो वो आप उसको एफडी करा सकते हैं। लिमिटेशन में वही है कि आप उसको पहले विड्रॉ नहीं कर सकते, आपको उसमें पेनल्टी लगेगी। 1.5 साल तक की, 1.5 लाख तक की लिमिट है, उससे ज़्यादा है तो उसमें फिर टैक्स लगेगा। तो ये कुछ इसकी लिमिटेशंस रहती हैं। ठीक है, अब अगला देखते हैं, इसमें आरडी और एफडी के अलावा और क्या ऑप्शन है हमारे पास। ये तो काफी सारे लोगों को पता है कि आरडी होती है, हर महीने कटेगा एफडी। उसके अलावा क्या और ऑप्शन है हमारे पास? पब्लिक प्रोविडेंट फंड, पीपीएफ बोला जाता है इसको। इसके बारे में शायद ही काफी सारे लोग जानते हैं, बट जो थोड़ा सा मिडिल क्लास और बेसिकली जो होटल इंडस्ट्री वाले लोग हैं उनको, और जो काफी बिजी है अपनी लाइफ में, काम धंधे कर रहे हैं, और उनको दो ही चीजें रहती है कि आरडी करा लो, एफडी करा लो, कुछ जमीन खरीद ली, सोना ले लिया, इस तरह से अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं। पर एक पीपीएफ का भी एक ऑप्शन रहता है, जिसका अभी करंट जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो 7.1 है। ठीक है, जो कि बाकी आप देखें तो जो हमने पहले डिस्कस किया उससे बेहतर है। पीपीएफ में भी आप हर महीने, हर साल कुछ पैसा डालेंगे। ठीक है, इसका भी आपकी एक लिमिट रहती है कि आप कितना पैसा इसमें जमा कर सकते हो, कितने परसेंट। इसमें भी आई थिंक 1.5 लाख का एक लिमिट रहता है कि आप 1.5 लाख तक जमा कर सकते हो 1 साल के अंदर। उसको, उसकी आपको इनकम टैक्स, अगर आप पेयर हैं, इनकम टैक्स पे हैं, तो उसके अंदर आपको छूट मिल जाती है इसकी, और ऊपर से आपको इंटरेस्ट रेट भी अच्छा मिल रहा है अगर आप कंपेयर करते हैं आरडी और एफडी से और एनएफसी से। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, तीसरा ऑप्शन कहाँ हम अपने और पैसे को लगा सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं।
लाइफ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस, नाम से समझ आ रहा है, लाइफ इंश्योरेंस जीवन बीमा, टर्म इंश्योरेंस कि इसमें भी आपको लाइफ इंश्योरेंस की तरह ही रहता है, बट इसमें आपको मैच्योरिटी पे पैसा नहीं मिलता। ये आपकी टर्म के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर किसी को, जिसका भी आप टर्म इंश्योरेंस करें, उस बंदे को कुछ हो जाता है तो उसकी फैमिली को वो पैसा मिलता है, जो भी डिसाइडेड है एट द टाइम ऑफ जो आपने एग्रीमेंट कराया या जो टर्म इंश्योरेंस लिया है। इसमें मैच्योरिटी नहीं होती, मैच्योरिटी पे कुछ नहीं मिलता। सबसे बड़ा एक आपको क्लियर करके, काफी लोग लेते हैं पर उनको पता नहीं होता कि यार इसमें, उनको क्लियर करना चाहता हूँ कि टर्म इंश्योरेंस में तभी मिलता है पैसा जब कुछ बंदे के साथ एक्सीडेंट हो जाए या उसकी लाइफ को कुछ, उसकी लाइफ मतलब बेसिकली डेथ पे उसको मिलता है, अगर उसकी डेथ हो जाए किसी भी कारण। तो ये लो रिस्क, मैं आपको रह गया कि कैसे समझाएं। लो रिस्क में आपका था कि इसमें रिस्क नहीं रहता, या नो रिस्क भी बोल सकते हैं, इसमें अंदर रिस्क नहीं रहता कि आपका पैसा सेफ है। आरडी, एनएससी, एफडी वगैरह में, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में भी आपका जो लो रिस्क रहता है, रिस्क काफी कम है, पैसा तो आपको मिलना ही है, तो इसको नो रिस्क भी बोला जा सकता है। रिटर्न थोड़ा कम है क्योंकि हमारे पास और भी अच्छी स्कीम्स हैं जिनमें पैसा अच्छा मिल सकता है। लाइफ इंश्योरेंस में भी कोई रिस्क नहीं है पैसे का, क्योंकि जो आप जमा कर रहे हैं वो पैसा आपको मिलना ही है लाइफ इंश्योरेंस में। और साथ के साथ कंपेयर करें टर्म इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस को, आप लेना तो आज के टाइम में दोनों चाहिए, बट अगर आपकी प्रेफरेंस, आपके पास ऑप्शन ही एक है, तो पहले आप लाइफ इंश्योरेंस के लिए जाएं। जीवन बीमा जरूरी है, और सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस में आपका बेसिकली एक लाइफ का इंश्योरेंस हो रहा है, साथ के साथ मैच्योरिटी पे आपको एक अच्छा खासा पैसा मिल जाता है। इसमें काफी सारे और भी प्लान होते हैं, रिटायरमेंट प्लान है, चिल्ड्रन एजुकेशन प्लान है, अच्छे अच्छे प्लान है, उनके बारे में मैं आपको आगे नेक्स्ट वीडियो में जानकारी दूंगा। ठीक है, तो आगे डिस्कस करते हैं। फोर्थ ऑप्शन क्या है हमारे पास? फोर्थ आता है हमारा शेयर मार्केट, हाई रिस्क हाई रिटर्न। नाम से ही शेयर मार्केट, काफी लोग जानते हैं शेयर मार्केट के बारे में, बट वो किताबी नॉलेज ऊपर ऊपर से जानते हैं कि अच्छा शेयर मार्केट पैसा, यही समझ में आता है। बट सबसे पहले एक गाइड, मैं आपको एक टिप्स देना चाहूंगा कि अगर आपको शेयर मार्केट में पैसा अच्छा मिलता है, रिस्क भी बहुत है, रिटर्न भी अच्छे हैं, बट वो तभी करें जब आपके पास आपके पास समय हो। ठीक है, क्योंकि आपको मार्केट को स्टडी करना पड़ेगा बार बार, हर दिन आपको मार्केट की न्यूज़ पढ़नी पड़ेगी कि मार्केट में क्या हो रहा है, किस चीज़ की डिमांड है, किस चीज़ की ज़्यादा सप्लाई है, डिमांड, ये आपको पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, रिसेशन का टाइम है तो मार्केट डाउन भी हो सकती है। ठीक है, कोई वॉर, जैसे अभी रशिया यूक्रेन की वॉर चल रही है, तो उससे भी पीछे मार्केट काफ़ी डाउन चली गई थी। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी। उन वॉर्स का क्या इम्पैक्ट हो सकता है मार्केट में, इंडियन मार्केट पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है, किस चीज़ के रेट्स बढ़ सकते हैं, किस चीज़ के रेट घट सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए थोड़ा सा प्रॉपर स्टडी आपको चाहिए। बाकी तो ये मार्केट सबका है बॉस, ये तो आपने सुना ही होगा, तो कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है, बट वो ये कि आपको थोड़ा सा मार्केट के बारे में जानकारी होनी चाहिए। और जो आप इसमें फंड्स लगा रहे हैं, वो ऐसा ना हो कि किसी से आपने पैसे उधार ले लिए, लोन ले लिया और इसमें लगा दिया, नहीं, ऐसा ना करें। आप अपने आप को भी रिस्क में डाल रहे हैं और जिनसे पैसे ले रहे हैं उनके पैसे आप रिस्क में डाल रहे हैं। तो बेहतर ये रहेगा कि पहले आप इसको समझें, मार्केट कैसे चलती है, किस चीज़ के ऊपर ये बढ़ रही है, घट रही है, किस चीज़ की डिमांड है, फ्यूचर क्या है उसका, उस कंपनी जिस पे भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिस कंपनी के बारे में भी, जिसके भी आप शेयर्स वगैरह लेना चाह रहे हो, तो उस कंपनी की एक थोड़ा आप अंडरस्टैंडिंग रखें, उसकी पूरी डीप एनालिसिस करें। ठीक है, काफ़ी सारे ऑनलाइन टूल हैं, वो हो सकता है मैं आपके आगे अपने नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा कौन कौन से हैं टूल्स वगैरह जिससे आप वो कर सकते हैं, उनसे समझ सकते हैं कि कैसे कंपनी को एनालाइज किया जाए, उसके प्रॉफिट्स को पढ़ें, क्वार्टरली उसका प्रॉफिट्स आ रहा है, सही चल रहा है कि नहीं आ रहा। क्योंकि जो जिसका यहाँ पे मार्केट में सिंपल है, मार्केट एक आईना है कंपनी के लिए, वो दिखा देता है कि तुम्हारी क्या औकात है मार्केट में। कोई भी कंपनी आके ऐसे नहीं कि आज लिस्ट करी और टॉप पे चलेगी। कुछ कंपनीज के एग्जांपल भी दूंगा, पेटीएम सब जानते हैं, बहुत हल्ला मचा हुआ था कि क्या ये होगा वो होगा, आज कहाँ है मार्केट। क्योंकि क्या है कि आपको, जो बिजनेस आप कर रहे हो उसको लोगों को भी नॉलेज होनी चाहिए कि वो कर क्या रहे हैं, पेटीएम करता क्या, खाली इसके कैसे पैसे बनाता है, क्या पैसे बनाने का क्या तरीका है,
तो लोगों को भी आइडिया होना चाहिए, ठीक है। तो वो ये कि कैसे आप इसकी नॉलेज ले सकते हैं, वो आने वाली वीडियोस में बताऊंगा मैं आपको थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज। मैं एक एक्सपर्ट नहीं हूँ शेयर मार्केट का, बट हाँ बेसिक्स अगर आप लेके चलेंगे तो आप अच्छा पैसा बना सकते हैं। मैंने भी बनाया है। आने वाली वीडियोस में मैं आपको स्क्रीन शॉट वगैरह एक लाइव दिखा भी दूंगा कि मैंने कैसे पिछले 1-2 साल में थोड़ा बहुत पैसा बनाया है। बहुत अच्छा पैसा नहीं, पर यह है कि अगर आप मैथ कंपेयर करते हैं किसी और प्लान से, RD FD और अपने बाकी जो सारे चीज़ें हमारे पास सेविंग्स की हैं, तो उससे अच्छा पैसा बनाया। पर रिस्क जरूर था, बट थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा तभी आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिले, यही कोशिश थी मेरी। और इसी तरह के और वीडियोस लाऊंगा मैं, ठीक है। तो तब तक के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट ज़रूर करें। कमेंट में आप अपने क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। वो मैं अपने एक्सपर्ट से, आगे मेरे भी सीनियर्स हैं, मैं उन एक्सपर्ट से भी ये डिस्कस कर सकता हूँ अगर वो मेरे लेवल से ऊपर का होगा तो। और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सभी को राम राम।